नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इंग्लिश की क्लास नंबर 7 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक्स को। और आपने देखा होगा हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 4 से स्टडी ऑफ पोएट्री में मेडिवल पोएट शॉशर की बात कर चुके हैं। रेनेसां पोएट्स में स्टडी ऑफ स्पेंसर की बात कर चुके हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन की बात कर चुके हैं और मेटाफिजिकल पोएट्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उस मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहे हैं उसके बारे में बात बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने जॉन डन के बारे में भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। सो ये हमारी सीरीज नंबर 7 होने वाली है और एग्ज़ाम से आपके 10 दिन पहले ही है आपको सारा का सारा सिलेबस दे दिया जाएगा जिससे आप रिवाइज़ कर सकें। याद रखिएगा, पूरी की पूरी फ़ोकस है कि एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से आपसे की पॉइंट पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके साथ ही साथ इनके जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उन सेलेक्टेड चैप्टर्स से कौन-कौन से सेलेक्टेड सवाल पूछे जाते हैं, इसी चीज़ों पे हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में अगर इनकी लाइफ स्पैन को देखें तो इनका जो बॉर्न हुआ है वो 1593 को हुआ है और उनकी जो डेथ हुई है ये 1633 को हुई है। तो अपने ये 40 साल के जो ईयर्स का इनका स्पैन रहा है, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्क्स दिए हैं इंग्लिश लिटरेचर को। इनका एज रहा है मेटाफिज़िकल एज, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर आता है। इनका प्रोफ़ेशन रहा है, ये एक पोएट रहे हैं, प्रीस्ट रिलीजियस है और रिलीजियस थिंकर रहे हैं। अब यहाँ पे पोएट तो ये एक अलग बात है, यहाँ पर प्रीस्ट और रिलीजियस थिंकर इसको आप ज़्यादा दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले जो इनके वर्क्स हैं, ये इस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इनके पोजीशन की बात करें तो ये जॉन डन के बाद सेकंड ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। तो जॉन डन को आपने इसके पहले वाले पार्ट में क्लास नंबर 6 में देखा होगा। आई होप नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। और उसके पहले क्लास नंबर 5 को मेटाफिजिकल पोएट का जो इंट्रोडक्शन है, वो भी आपको इस दोनों चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। इनके फेमस वर्क को बात करें द टेम्पल इनका मैग्नम ओपस वर्क है जो कि 1633 में आया था और डी ट्रिपल एस बी या इसके अलावा और किसी भी कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं आगे बात करें इनके पोजीशन की मेटाफिजिकल पोएट्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये मोस्ट डिवोशनल एंड रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जिनके लिए जो कॉलम बनाया गया था, प्रीस्ट प्लस रिलीजियस थिंकर, इस तरीके से जो उनको रिप्रेजेंट किया गया था, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये प्रीस्ट और रिलीजियस थिंकर हैं, तो इनकी जितनी सारी आप वर्क्स देखेंगे उसमें आपको रिलीजियस टच ज़रूर दिखाई देगा। कंबाइंस इंटेलेक्ट, इमोशन एंड फेथ, इसके बारे में ये बात करते हैं जिसमें सिंपलर, जेंटलर एंड मोर स्पिरिचुअल देन जॉन डन। अब आप इस लाइन को ज़रा गौर करिएगा कि जॉन डन के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलर थे, जेंटलर थे और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। अगर जॉन डन के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी पैशनेट थे और इंटेलेक्चुअल थे और जो जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी काम, डिवोशनल और स्पिरिचुअल थे। जॉर्ज हर्बर्ट को मेटाफिजिकल पोएट क्यों कहा जाए? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जॉर्ज हर्बर्ट अपनी पोएम्स के थ्रू शो करते हैं उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत ज़रूरी हैं और वो कौन-कौन सी हैं? कंसीट, विट, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन, लर्न इमेजरी एंड यूज़ ऑफ पैराडॉक्स। आपको याद होगा कल की क्लास में जब हम कंसीट के बारे में बात कर रहे थे, इट इज़ एज़ सिमिलर एज़ टू मेटाफर, जिसमें चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है। अब यहाँ बढ़ा-चढ़ा के बताने का मतलब कि कंपैरिज़न तो किया जाएगा बट सिमिली की तरह एज़, लाइक, सो का यूज़ नहीं होगा। आई होप यू बेटर नो अबाउट इट। इनके मेजर वर्क्स में बात करें द टेम्पल की, आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया कि टेम्पल इज़ पब्लिश्ड इन 1633। तो टेम्पल को यहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। इसमें टोटल ओवर 160 पोएम्स शामिल की जाती हैं और ये फॉर्म है, ये इनके डेथ बेड पर इन्होंने अपने फ्रेंड निकोलस फेरर को दिया था। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, अपने डेथ बेड पर इन्होंने निकोलस फेरर को दिया था। और आगे चल के द टेम्पल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड, इन तीनों का मिक्सचर ही द टेम्पल कहलाता है जिसमें टोटल 160 पोएम्स शामिल हैं। द चर्च पोर्च, द चर्च एंड द चर्च मिलियंट, ये तीनों पोएम्स शामिल हैं। ये कलेक्शन है रिलीजियस लिरिक्स का। अब यहाँ रिलीजियस लिरिक्स से समझने का अर्थ ये है, आपको मैं फिर से बता दूँ, ये प्रीस्ट और रिलीजियस थिंकर हैं, तो इनकी पोएम में आपको वो टच देखने को मिलेगा। थीम्स की अगर बात करें, सो रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन सोल, द टेम्पल के थीम की बात हो रही है। ये यहाँ पे दिखाया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन सोल की।
फेथ की, sin की, यहाँ पर रिपेंटेंस, डिवाइन लव एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल। नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो उनकी और कुछ फेमस पोएम्स रही हैं। उन फेमस पोएम्स में द कॉलर, लव थर्ड, स्टरविंग्स, द पुली, द अल्टर, इसके अलावा कुछ और नाम मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। वर्च्यू, अफेक्शन वन, ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रहा है जिसमें उन्होंने अपनी इलनेस वगैरह के बारे में बात की है। और द विंडोज़। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हर्बर्ट की पोइट्री की, तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ABCDEFG के थ्रू। इसके अलावा इसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं, इनके प्रोज वर्क को देख लें तो दो मेजर प्रोज वर्क इनके दिखाई देते हैं, जिसमें अ प्रीस्ट टू द टेम्पल 1652 में आया हुआ है, और जैकुला प्रूडेंटम ये आउटलैंडिश प्रोवर्ब है। ये कलेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोवर्ब है, मतलब दुनिया में जितने सारे प्रोवर्ब्स हैं उन सारे प्रोवर्ब की उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिसका नाम उन्होंने दिया था जैकुला प्रेडेंडम, जिसका ट्रांसलेशन होता है आउटलैंडिंग प्रोवर्ब। ये उनकी एक मास्टरपीस मानी जाती है इन द टर्म्स ऑफ प्रोवर्ब इन इंग्लिश लिटरेचर। अब हर्बर्ट की पोइट्री के बारे में बात करें तो ये पूरी सीरीज ए से हम देखते रहेंगे। रिलीजियस डिवोशन रहा है इनकी पोएम में, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने किया। मतलब जितने भी आप उनकी पोएम्स देखोगे, प्रोज देखोगे, उसमें आपको रिलीजियस डिवोशन दिखाई देगा। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट इज़ प्राइमरीली अ रिलीजियस पोएट। इनकी जो पोएम है एक्सप्रेस करती है डीप पर्सनल फेथ को। इनकी पोइट्री शो करती है स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड सरेंडर को। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाई देता है लव थर्ड। यहाँ गॉड्स के डिवाइन लव के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करें तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ किस तरीके से यहाँ पर किया गया है, तो मीनिंग दिखाई गई है एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल कंपेरिजन। कंपेरिजन तो किया जा रहा है बट एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल मोड में। फॉर एग्जाम्पल सोल कंपेयर टू पुली। अब यहाँ पे द पुली इनकी पोएम है, आपने अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पुली का जिक्र हमने इनकी फेमस पोएम्स में किया गया है। विंग्स शेप्ड पोएम्स, यहाँ पर ईस्टर विंग्स के बारे में बात की गई है। अब कॉन्सेप्ट मेक पोएट्री इंटेलेक्चुअल एंड सिंबॉलिक। यहाँ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कंपेयर करना। अब एलोबरेट कर रहे हैं मेटाफर को ऑफन होमली, मतलब इनकी जो पोएम है, जॉन डन की बात आपने की होगी तो उन्होंने मेटाफिजिकल चीज़ों में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अपने मेटाफर्स को ऑफन होमली, घर की तरह दिखाया गया है, और कंपेयर किया है हर्ट को किस तरीके से, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्लोर और हाउस के थ्रू दिखाया है उन्होंने। फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन के बारे में अगर बात करें तो फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन में आप देखें हर्बर्ट कंबाइन करते हैं लॉजिक को, फीलिंग्स को और फेथ को। ये सारी पोएम्स शो करती है इंटेलेक्चुअल रीजनिंग को और इमोशनल डिवोशन को। ये दोनों चीज़ें इनके पोएम्स में आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स हमेशा कंसीट के बारे में बात करते हैं, फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन के बारे में बात करते हैं। जॉन डन की आपने द कैनोनाइजेशन के बारे में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन दिखा था आपको, रिलीजियस डिवोशन का वर्क आपको दिखा था, यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट आपको दिखी थी। इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर पार्ट डी में भी हम देखें तो आर्गुमेंटेटिव एंड ड्रामेटिक स्टाइल आपको देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जो सैमुअल जॉनसन ने बातें बताई थी, वो सारी बातें सच हैं कि 16th सेंचुरी में 1660 तक ये जो 60 ईयर का जो एक्सपैन रहा है, इसमें किस तरीके से पोएम्स लिखी गई हैं सैमुअल जॉनसन ने, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आर्गुमेंटेटिव एंड ड्रामेटिक स्टाइल रहा है तो पोएम्स हमेशा मतलब लगभग मूव करती हैं डायलॉग और डिबेट विथ गॉड। द कैनोनाइजेशन भी इसी तरीके से था। इसके अलावा द टेम्पल की बात भी इसी तरीके से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द कॉलर, ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन रेबेलियन एंड सबमिशन की। अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी भी हमें दिखाई देती है। अब सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी किस तरीके से है कि लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, डायरेक्ट है एंड कन्वर्सेशनल है। यहाँ पे लेस ऑब्सक्योर देन जॉन डन। अब जॉन डन का जब कंपैरिजन किया जाता है, और ऑब्वियस सी बात है ये दूसरे ग्रेटेस्ट पोएट हैं, तो जाहिर सी बात है इनका कंपैरिजन किससे किया जाएगा, जॉन डन से किया जाएगा, क्योंकि जॉन डन को काफ़ी फेमस ये मेटाफिजिकल पोएट माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड नंबर के हमारे जॉर्ज हर्बर्ट है, तो इसी से हमेशा इनका कंपेयर किया जाता है। यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, इनकी पोएम्स में आपको पैराडॉक्स देखने को दिखाई देती है, जैसे लॉस, गेन, वीकनेस, स्ट्रेंथ। इनकी पोएम्स की सिंबोलिज्म और पैटर्न पोइट्री क्या रही है, ये सारी बातें हम कहाँ से कर रहे हैं, अगर आप फिर से भूल गए तो मैं याद दिला दूँ।
आपने जो ये सारी जो पोएट्रीज़ की इनके कलेक्शन देखे हैं, उन सारे कलेक्शन में इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हमने ए, बी, सी एंड हियर डी, ई, एफ, इसके बाद हम जी देख रहे हैं। तो इनकी सिंबोलिज्म और पैटर्न पोएट्री क्या रही है? तो हर्बर्ट यूज़ करते हैं विजुअल पोएट्री को, जो चीज़ें देखी जा सके। जैसे द अल्टर, यहाँ पोएम शेप्ड करते हैं लाइक अल्टर, जो चीज़ें बदल जा सके, जिसको आकार दिया जा सके। स्टर विंग्स में पोएट यहाँ इस पोएम को शेप करते हैं लाइक विंग्स। अभी यहाँ पे विंग्स को किस तरीके से दिखाया गया है, जैसे बर्ड्स की विंग्स होती है ना, उसी तरीके से अभी ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक को आप दो पार्ट में, अब अभी जैसे यही वाला है ना बुक, अब इसको मैंने दो पार्ट में किया हुआ है, तो ये एक विंग्स के शेप की तरह है। तो यहाँ पे ईस्टर विंग्स को दिखाया गया है, पोएम्स शेप्ड लाइक अ विंग्स। अब इसकी थीम क्या है? ह्यूमन फॉल एंड स्पिरिचुअल फ्लाइट के बारे में बात की गई है। अब ये इसकी थीम रही है। जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री की अगर मेजर थीम के बारे में बात की जाए, तो इनकी पोइट्री की जो मेजर थीम्स रही हैं वो हैं डिवाइन लव। अब डिवाइन लव में आप देखेंगे गॉड्स मर्सी, ग्रेस एंड फॉरगिवनेस के बारे में बात की जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लव 3। ये डायलॉग है बिटवीन गिल्टी सोल एंड डिवाइन लव एट बैंकेट। तो ये दो लोगों के बीच में डायलॉग है। मैं फिर से याद दिला दूं कि जितना भी मेटाफिजिकल का वर्क हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से, ये डायलॉग और डिबेट फॉर्म में ही है। किससे? गॉड से। विथ हुम? विथ ह्यूमन। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए सीन एंड रिपेंटेंस, जिसमें इनर कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट एंड कन्फेशन दिखाई देता है। सी पॉइंट स्पिरिचुअल स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देती है वर्ल्डली डिज़ायर एंड रिलीजियस फेथ में। मैं फिर से उसी बात पे जाऊंगा कि आपने द टेम्पल का पार्ट देखा था जो इन्होंने 1633 में दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको आर्गुमेंटेटिव स्टाइल दिखाई देती है, जो वर्ल्डली डिज़ायर और रिलीजियस फेथ। जॉन डन की द कैनोनाइजेशन में भी आपको वर्ल्डली डिज़ायर दिखाई देती है, रिलीजियस फेथ दिखाई देता है, सबमिशन टू गॉड। और अंत में जब लोग सारी दुनिया से हार जा रहे हैं, तो वो गॉड के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाई देते हैं। और एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल, मतलब जो दैवीय इच्छा है उसी के प्रति अपना समर्पित भाव रख रहे हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की स्टाइल और उनकी लैंग्वेज क्या रही है? तो इनकी स्टाइल सिंपल, क्लियर, म्यूजिकल एंड सिम्बॉलिक रही है, और जहाँ इनकी लैंग्वेज कंट्रोवर्शियल, डायरेक्ट और सिंसियर रही है। जॉर्ज हर्बर्ट और जॉन डन के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए, तो जॉन डन को पैशनेट, हर्बर्ट को कामनेस। यहाँ पर इन्हें इंटेलेक्चुअल और डिवोशनल, वॉयलेंट इमोशन के थ्रू दिखाया गया है, बट यहाँ पर ये अपने इमोशन को जेंटल के थ्रू रखते हैं। जॉन डन का जो कॉन्सीट रहा है मेटाफर का एक्सटेंडेड वर्जन, वो कॉम्प्लेक्स रहा है। इवन जॉर्ज हर्बर्ट का क्या रहा है? सिंपल रहा है। अब ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि जब आप पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि बारीक चीज़ों की जानकारी आपको है कि नहीं। बारीक मतलब जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अदरवाइज पोएम्स वगैरह सब पढ़ के आए, बट उनकी पोएम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर उसके बारे में जानते हैं देन यू आर द बेस्ट। अब उसके बारे में नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर हम देखें तो जॉन डन की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ड्रामेटिक टेंशन है, और जॉर्ज हर्बर्ट का स्पिरिचुअल पीस में है। मेरिट की बात करें जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री की, तो यहाँ पर डीप स्पिरिचुअलिटी, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, इमोशनल ट्रूथ एंड ओरिजिनल इमेजरी के बारे में बात की जाती है। इमेजरी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप जरूर देखिएगा। लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर लिमिटेड इमोशनल रेंज है, नैरो रिलीजियस फोकस है, लेस ड्रामेटिक पावर देन जॉन डन है। एमसीक्यू की बात करें जो DSSB में पूछी जाती है, जॉर्ज हर्बर्ट की मास्टरपीस है द टेम्पल। इनका फेमस पैटर्न पोएम रहा है ईस्टर विंग्स। ये टाइप ऑफ पोएट रहे हैं रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट। इनकी जो मेन थीम निकल कर आती है डिवाइन लव एंड डिवोशन। इन्हें कंपेयर किया जाता है जॉन डन से। वनडे रिवीजन नोट्स के बारे में बात की जाए, तो जॉर्ज हर्बर्ट एक रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। इनका मेन वर्क द टेम्पल रहा है। टेम्पल आप DSSB के एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा, कुछ हो ना हो इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। की थीम्स के बारे में अगर बात की जाए, फेथ, सीन एंड रिपेंटेंस की बात होती है। स्टाइल की बात करें तो सिंपल एंड डिवोशनल है। टेक्निक की बात करें तो कॉन्सेप्ट प्लस सिम्बोलिज्म का यूज होता है। सो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंड्रू मार्वेल के बारे में। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के नए अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।